कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। आपने जरूर सुना होगा कि आत्मविश्वास सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है, और सफलता के इसी फलसफे को साकार कर दिखाया है मरुधरा के उन मेहनतकशों ने, जिन्होंने आसमान की ऊंचाई पर अपनी कामयाबी की इबारत लिख दी है, जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है, परिवार को जिन पर नाज है, जो अपनी सफलता के बल पर बन बैठे हैं सिविल सर्विसेज के सिकंदर। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं मरुधरा के बेटों से, जिन्होंने टॉप 5 के 3 स्थानों पर कब्जा जमाया है। इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले आपको राजस्थान का नाम रोशन करने वाले इन बेटों से मिलवाते हैं। टॉपर की लिस्ट में सबसे पहला नाम है कनिष्क कटारिया का, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। दूसरे हैं अक्षत जैन, जो कि सिविल सेवा परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहे हैं, और तीसरे हैं अजमेर के श्रेयांश, जिन्होंने यूपीएससी में चौथी रैंक हासिल की है। यूपीएससी में राजस्थान करार, मरुधरा की माटी से निकले आईएएस टॉपर। जयपुर के कनिष्क कटारिया ने हासिल की पहली रैंक। जयपुर के ही अक्षत जैन बने सेकंड टॉपर। अजमेर के श्रेयांश कुम्मट ने हासिल की 4th रैंक। तस्वीरें दो हैं, लेकिन मरुधरा के मेहनतकशों की कहानी एक है। माँ बाप, बहन, सबके सब फूले नहीं समा रहे। लाल कनिष्क ने कमाल ही ऐसा किया है, न सिर्फ माँ बाप और परिवार, बल्कि पूरी मरुधरा का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हां, जयपुर के कनिष्क कटारिया ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है। खुद कनिष्क अपनी सफलता पर बेहद खुश नजर आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में एक फर्स्ट रैंक लाना एकदम सरप्राइजिंग था मेरे लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करी होगी आपने? जी, मेहनत तो बहुत करी है। लास्ट 2 इयर्स कम्प्लीटली इसके ऊपर फोकस रहा है। जॉब वगैरह मैंने क्विट करके इसकी तैयारी करी थी, एंड आज 2 साल की मेहनत का आज रिजल्ट सामने दिखाया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमाल करने वाला है, ये तो पता था, क्योंकि बचपन से ही कमाल करते हुए आया है। लेकिन ये नहीं हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट उसने देखा, मैं बगल में ही बैठी हुई थी, तो रिजल्ट देखते ही उसको खुद को विश्वास नहीं हुआ, उसने मुझे दिखाया, तो हम दोनों को विश्वास नहीं हुआ, और एक बार तो हम लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये क्या हो गया है, चिल्लाने लग गए। और खुशी है हम लोग को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की। अभी ये अपनी मेहनत करता है और एक लक्ष्य बना लेता है, मुझे ये करना है तो करना है, लेकिन साथ में ये गेम वगैरह टीवी देखना ये भी करता है। हाँ जी, मैच देखता है, सुबह पेपर होता, रात को मैं देखता है, मैं ताजुब करती हूँ पेपर कैसे देगा ऐसे करके शुरू से। और ये बचपन से ही मेहनती है, मेहनत भी करता है, बाकी लक की भी बात है। ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों की दुआओं से टॉपिक की है। अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसने जो है 11th में भी जो आपके नेशनल साइंस ओलंपियाड है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड है, उसमें इंटरनेशनल रैंक फर्स्ट रही इसकी। साइंस ओलंपियाड में इसकी जो है आपके नेशनल रैंक फर्स्ट रही है। AITPL में 24 रैंक थी इसकी, तो ईश्वर की कृपा से ठीक है, अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक ग्रेजुएट कनिष्क अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने यूपीएससी मेन एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स रखा था। कनिष्क ने कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ लगातार मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। मैं ज़रूर बोलूँगा कि चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि जैसे मेरा एकदम प्राइमरी स्कूलिंग रही है वो हिंदी मीडियम में रही है। उसके बाद में आफ्टर सेकेंडरी में मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ था, बट उस वक्त थोड़ा चैलेंज लगा था एग्ज़ाम देते वक्त भी, क्योंकि मेरा स्ट्रीम हमेशा अलग रहा है, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड में रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे को नॉलेज नहीं था कि कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। तो चैलेंजेस तो रहे हैं, बट अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रहेगा तो कर सकता है इंसान। वहीं अक्षत के घर में भी जश्न का माहौल है। बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। अक्षत ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और साथियों को दिया। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जाए तो सफलता जरूर मिलती है।
देखिए कठिन बिल्कुल है, बट मेरा मानना है इस वजह से नहीं कि इसका सिलेबस कठिन है। मेरा ये मानना है कंपटीशन आजकल बहुत हो गया है, तो उस मामले में बिल्कुल कठिन है। बट अगर आप जो है अपने सिलेबस के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी पकड़ें और सही दिशा में चलते रहें तो सक्सेस काफ़ी हद तक पॉसिबल है इस एग्ज़ाम में। अक्षत का मानना है कि जीवन में पैसे के अलावा बहुत कुछ है और सिविल सर्विसेज के जरिए वो मिल सकता है। जो डिसीजन ये रहा सिविल सर्विसेज में आने का, वो 3rd ईयर में मेरे रहा था कॉलेज के। तो जब मैंने इंटर्नशिप की थी अपनी, तो मेरा ये फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। तो मेरा ये मानना था कि ज़िंदगी में जो है सिवाय पैसे के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, और ख़ासकर कि सिविल सर्विसेज से जो आप अपनी पोजीशन को लेके दूसरों की मदद कर सकते हैं, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया। और उसके अलावा जो इज़्ज़त इस प्रोफेशन में मिलती है, वो भी एक ऐसी चीज़ थी जिस वजह से मैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ रहती हैं, तो उस हिसाब से मैं इधर आया। सीएम गहलोत ने ट्विटर के जरिए कनिष्क और अक्षत को इस बड़ी सफलता पर बधाई दी। कनिष्क और अक्षत ने यूपीएससी में टॉप कर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनकी ये सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम की ओर से भी मरुधरा के दोनों लालों को बेहद बधाई। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर के कनिष्क कटारिया ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी टॉपर बनने का सपना सच कर दिखाया है। कनिष्क कटारिया ने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई के बाद दक्षिण कोरिया की नामी कंपनी में काम किया। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने बेंगलुरु में जॉब की और कुछ महीने अमेरिका में गुजारे। 2017 में कनिष्क ने आईएएस बनने की सोची और कुछ महीने दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद वो जयपुर लौट आए। घर पर ही उन्होंने सेल्फ स्टडी की। कनिष्क को एग्जाम के दिनों में भी स्पोर्ट्स देखने और खेलने का शौक है। कनिष्क के पिता सवरमल वर्मा भी आईएएस ऑफिसर है। उनकी बड़ी बहन तन्मया मेडिकल में पीजी कर रही है। पहली पोजीशन हासिल करने की खबर मिलने के बाद उनके चित्रकूट स्थित घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। और न्यूज़ 18 संवाददाता बाबूलाल धायल ने कनिष्क से खास बात की। सैमसंग में आप कोरिया में सर्विस कर रहे थे, इसके बावजूद वहां रहते हुए आपने जो है तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। जी मैं कर रहा था, मैं 1.5 साल सैमसंग में जॉब करी थी, बट तब वो ऐसा लगता था कि बस मैं वहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, ऐसे कुछ इम्पैक्टफुल काम नहीं हो रहा है। अब मेरा हमेशा से उद्देश्य था कि इंडिया में आके कुछ अच्छा करना है। एंड मेरे ताऊजी एंड मेरे फादर दोनों सर्विसेज में रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि सर्विसेज में आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन रहा था। आईआईटी होने के बावजूद भी आपने आईएएस को क्यों चुना? जी ऐसा पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था। ये ओवर टाइम मेरा इंक्लिनेशन डेवलप हुआ जब मैंने देखा कि इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं सर्विसेज के अंदर आके, एंड काफ़ी अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट है सर्विसेज में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने की, तो वही मेरा मोटिवेशन था। एंड माय फादर एंड ताऊजी का मैंने काम देखा, तो मेरे को लगा कि मैं भी उनके नक्शे कदमों पे चल के अच्छा काम कर सकता हूँ। अभी आपके पिता भी आईएएस है और आप भी आईएएस बन गए हैं, तो कितनी खुशी हो रही है? जी एक एक करके मैं एक बार आंसर दे देता हूँ। जी आपका पहले दे देता हूँ। फ्यूचर में किस तरह से सेवा करेंगे देश की? जी वो तो उद्देश्य तो देश की सेवा करना ही रहा है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है मेरे को। उसके बाद में ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आके अच्छा काम कर पाऊंगा। ट्रेनिंग वगैरह होगी, उसमें आइडिया लगेगा कि क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या आपके पास पावर्स रहती हैं कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। कभी लगा नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल हो पाएगा। लास्ट ईयर जब इस वक्त रिजल्ट आया था, तो मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी से ही, उसकी 24th रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो देखने के बाद में मुझे लगा था कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है क्लियर करना, तो मैंने थोड़ा अपना एफर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ करा, बट फर्स्ट रैंक आएगी ये मेरे को कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। पेरेंट्स ने किस तरह मोटिवेट किया आपको? जी पेरेंट्स का मैं मतलब जो कहते हैं थैंकलेस जॉब होती है, उनको आप थैंक्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना वो सपोर्ट करते हैं वो उतना ही कम रहता है। लाइक मेरे फादर ने कभी पुश नहीं करा मेरे को कि तुमको सर्विसेज में ही करनी है। उन्होंने हमेशा मेरे लिए फ्रीडम रखी कि तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो। एंड मेरी मदर हमेशा से मैं लास्ट 1 ईयर से यहीं पे पढ़ रहा था, तो उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा अच्छे से खाने पीने का, एंड इंश्योर करा कि मेरे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो एंड मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। काफ़ी बच्चे होते हैं तैयारी करने वाले, लक का फैक्टर भी होता है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली मुझे पता था कि मैं क्लियर कर ही पाऊँगा। काफ़ी मैंने चीज़ें सही करी होंगी जिसके बदौलत ये मेरे को मुकाम हासिल हुआ है।
एंड हमेशा मैं यही बोलूँगा कि लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस से हार्ड वर्क करते रहेंगे तो रिजल्ट सबको मिलना चाहिए। किस तरह से आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया होगा? जी दिक्कत तो बहुत रहती है एंड मतलब पता नहीं चल पाता कि आप सही नक्शे कदम पे चल रहे हैं या सही पाथ फॉलो कर रहे हैं, एंड कोर्स करेक्शन करना होता है क्योंकि बहुत वास्ट इसका कोर्स है। मेरा हमेशा से इंटेंशन यही रहा था कि जो इमीडिएट टारगेट है मैं उस पर फोकस करूं। जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो मैं केवल उसी पे फोकस करता था, मैंने मेंस का नहीं सोचा था कि मेंस में क्या करना है। जब मेंस का एग्जाम था तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इंटरव्यू लिखूंगा, इंटरव्यू दे पाऊंगा। मैंने जो एग्ज़ाम था उसी पे फोकस करा एंड उसके थ्रू सब कुछ हो पाया। आप छोटे से गांव से, आपका परिवार आता है सीकर जिले से, कितनी मुश्किल होती है ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के लिए यहां तक पहुंच पाना? एक सपना होता है जो पूरा हुआ, कैसा महसूस हुआ होगा? आज पूरे गांव में आपके जश्न मन रहा है। जी मेरी अपब्रिंगिंग गांव में तो नहीं हुई थी। मैं फादर सर्विसेज में रहे हैं तो मेरी स्टडीज़ हमेशा से अच्छी रही हैं एंड बट मैं ज़रूर बोलूँगा कि चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि जैसे मेरा एकदम प्राइमरी स्कूलिंग रही है वो हिंदी मीडियम में रही है। उसके बाद में आफ्टर सेकेंडरी में मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ था, बट उस वक्त थोड़ा चैलेंज लगा था एग्ज़ाम देते वक्त भी क्योंकि मेरा स्ट्रीम हमेशा अलग रहा है, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड में रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे को नॉलेज नहीं था कि कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। तो चैलेंजेस तो रहे हैं बट अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रहेगा तो कर सकता है इंसान। आपकी सफलता में क्या कोटा का बड़ा योगदान रहा? जी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहाँ पे पूरी स्कूलिंग मेरी वहीं पे हुई है। सेंट पॉल स्कूल में मैं 9 साल रहा हूँ। 6 साल मैंने सेंट पॉल स्कूल कोटा में पढ़ाई करी है। उसके बाद में रेजोनेंस में मैंने कोचिंग करी थी IIT की। RK वर्मा सर रहे हैं, वो हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे रेगुलर टच में रहे हैं, हमेशा मोटिवेट करा है एंड गाइड करा है कि तुम अच्छे से कर सकते हो। एंड मेरे फादर ने भी सर्विस वहाँ पे करी है एंड काफ़ी चैलेंजेस के थ्रू वहाँ पे मेरी पढ़ाई पूरी हो पाई थी। तो कोटा का मैं जितना श्रेय दूंगा उतना कम है। अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर थे वो किस तरह के होते थे और जब आप सॉल्व करके बाहर निकलते थे एग्जाम हॉल से तो आपको क्या लगता था कि इस बार मैं कुछ बनने जा रहा हूँ, ऐसा एहसास होता था या सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आपने सब कुछ किया? जी मेरा हमेशा से फोकस यही था कि इमीडिएट टारगेट पे फोकस करना है, कभी रिजल्ट नहीं देखना है। जब मैं इस एग्ज़ाम के अंदर आया भी था तो मैंने ये देखा था, कई लोगों ने बोला कि अगर आप क्लियर भी नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है चीज़ों की, जैसे पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया। टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड में रहते हुए मैं इन सब से थोड़ा दूर रहा था। तो मेरा ये था कि ठीक है एग्ज़ाम देता हूँ, रिजल्ट आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो ठीक है मेरी नॉलेज हो जाएगी। एंड एग्ज़ाम देता गया, उसका रिजल्ट अच्छा आता गया और आज उसी का ही फल सामने है। ये खुशी किन शब्दों में बयां कर सकते हो आप? कोई आज तो कोई शब्द ही नहीं होंगे, शब्द खत्म हो गए हैं और शब्दों से या लफ्जों से बयां नहीं हो सकती खुशी। जी मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं जो खुशी है, सही में स्पीचलेस हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। बस यही है कि 2 साल मेहनत करी थी, उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड पिछले 3-4 दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट का एंड आज इतने वेट करने के बाद मैं आया तो सब्र का फल मीठा जो होता है वही वाला फीलिंग है आज। अच्छा, आगे भी कोई अब टारगेट बाकी रह गया या लगता है कि अब जनता की सेवा करनी, अब जो कुछ था वो हासिल कर लिया है? नहीं, चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहते हैं, उनको तो जैसे टाइम आएगा वैसे करेंगे। अभी ये काफ़ी बड़ा हर्डल लाइफ में पार करा है एंड अब जैसे ट्रेनिंग होगी उसके बाद में मेरे को मौका मिलेगा सर्विसेज में आने का, उसके बाद में देखेंगे कैसे आगे लाइफ लेके जाती है। हजारों लाखों युवा जो है UPSC के एग्जाम में बैठते हैं लेकिन चुनिंदा ही पास हो पाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जो कई अटेम्प्ट के बाद में भी जो है सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए आपका मैसेज? जी एक्चुअली ये मैंने जब मैं साउथ कोरिया में था तब मैंने देखा था कि वहाँ पे जो युवा नौजवान हैं वो लाइफ को एंजॉय ज़्यादा करते हैं। अपने इंडिया में लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है कि लोग और किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सबसे ये रहेगा कि एग्ज़ाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है पर साथ ही में ही खुद की सेहत एंड खुद का एंटरटेनमेंट एंड लाइफ एंजॉय करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ये जो 20 to 25 या 27-28 वाली एज होती है उसमें जो एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में वो बहुत ही क्रूशल होता है किसी की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। एंड एग्ज़ाम इज जस्ट अ प्रोसेस। अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसको मैं ये तो मतलब मेरे लिए एक बार में हो गया क्लियर, बट अगर नहीं हुआ तो किसी को हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि और भी बहुत सारे मौके होते हैं लाइफ में कुछ और करने के लिए, तो उसी पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब मैं पर्सनली इस प्रोसेस में आ रहा था तब मैं 2 अटेम्प्ट का टारगेट लेकर आया था कि मुझे 2 बार देना, नहीं होगा तो फिर मैं किसी चीज़ में एक्सप्लोर करूँगा। एंड यही मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को कई लोग हैं जो बहुत बार अटेम्प्ट देते हैं, नहीं हो पाता है, उनकी जैसी फीलिंग होगी वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी नहीं है।
बट मैं ये बोलूँगा कि लोगों को मेहनत करते रहनी चाहिए एंड अगर हार्डवर्क करेंगे तो सब हो जाएगा। कनिष्क कटारिया के देश में पहला स्थान हासिल करने पर उनके परिवार में जश्न का माहौल है। शुभचिंतक और पारिवारिक मित्रों ने बड़ी संख्या में उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी। तैयारी इसने जो डेडिकेशन कमिटमेंट जो पढ़ाई के प्रति था वो मैं देखता था, काफ़ी पूरी तरह से समर्पित था और पूरा जो इंटेंसिव पढ़ाई कर रहा था, तो उससे लग रहा था कि अच्छा ये रिजल्ट देगा उसको। अच्छा, आपका बेटा हमेशा टॉपर बनता है, इसका कोई राज तो बता दीजिए। राज तो इसकी मेहनत है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है। आईआईटी टॉप किया इसने और साउथ कोरिया में सर्विस की, इसके बावजूद आईएएस की तरफ कैसे इसका रुझान हुआ और वहाँ रहते हुए इसने तैयारी कैसे करी? नहीं, इसका रुझान जो है वहाँ रहते हुए कोई तैयारी नहीं की। 3 साल ये आउट ऑफ टच रहा पूरी तरह से। 1.5 साल करीब साउथ कोरिया रहा, 1 साल रहा ये बेंगलोर, करीब 3-4 महीने अमेरिका रहा, तो वहाँ आउट ऑफ टच रहा। वो तो फिर मार्च 17 में ये आया, उस समय इसका मानस बना कि मेरे को आईएएस का एग्जाम देना है। तो मार्च 17 में जो तैयारी की वो एग्जाम के बाद में ये किया है इसने। तो आईआईटी मुंबई से करने के बाद इसने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया? नहीं, आईआईटी मुंबई से करने के बाद में इसका ये ध्येय था कि मेरे को जो है विदेश में जाना है, वहाँ एक्सपोजर लेना है, जो अच्छी कंपनी है उनमें किस तरह से जो है वो काम करने को मिलेगा, तो वो इसने किया। लेकिन जब इसने देखा कि वहाँ पैसा मिल रहा है लेकिन जो इसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसलिए वहाँ छोड़ के, कोरिया छोड़ के ये बेंगलोर आया। बेंगलोर साल भर रहा, तो वहाँ भी जो जॉब सर्टिफिकेट नहीं हुआ। निश्चित रूप से पैसा इसके पास काफ़ी हो गया, लेकिन जॉब सर्टिफिकेट नहीं होने से और जब ये आपने एक तरह का काम देखते हुए इसने सोचा कि मैं जो है डिफरेंट सर्विस जैसे पापा हैं उस तरह से मैं सिविल सर्विस में जाऊँ। उसके बाद सिविल सर्विस में आने का मानस बनाया। क्या लगा, आप पहले से सिविल सर्विसेज में थे, आपने इसको किस तरह से गाइड किया होगा या इसके ऊपर छोड़ दिया कि आप जैसे चाहो वैसे पढ़ो? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसको कोई गाइड नहीं किया। ये जरूर इच्छा थी मेरी जब इसने आईआईटी बॉम्बे से किया था कि सिविल सर्विस की तैयारी करे, लेकिन जब इसने कहा कि पापा मैं सिविल सर्विस की तरफ अब नहीं जाऊंगा, मैं एक बार बाहर जाना चाहता हूं, तो मैंने स्वेच्छा से उसको स्वीकार किया और बाहर गया, 2-3 साल रहा और उसके बाद में इसको खुद के मन में भावना आई कि मेरे को सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, तो इसने स्वेच्छा से ये सिविल सर्विस में जाने की इच्छा की। क्या हमेशा टॉप ही किया इसने आज तक? ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों की दुआओं से टॉप ही किया है। अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसने जो है 11th में भी जो आपके नेशनल साइंस ओलंपियाड है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड है, उसमें इंटरनेशनल रैंक फर्स्ट रही इसकी। साइंस ओलंपियाड में इसकी जो है आपके नेशनल रैंक फर्स्ट रही है। AITPL में 24 रैंक थी इसकी, तो ईश्वर की कृपा से ठीक है, अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। कमाल करने वाला है ये तो पता था, क्योंकि बचपन से ही कमाल करते हुए आया है, लेकिन ये नहीं हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट उसने देखा, मैं बगल में ही बैठी हुई थी, तो रिजल्ट देखते ही उसको खुद को विश्वास नहीं हुआ, उसने मुझे दिखाया तो हम दोनों को विश्वास नहीं हुआ और एक बार तो हम लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये क्या हो गया है, चिल्लाने लग गए। और खुशी है हम लोग को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की। अभी हमेशा ये उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बेहतर किया है इसने। हाँ, ये तो है, हमेशा उम्मीदों से बेहतर किया है। बचपन से इंटेलिजेंट रहा है और सबने इससे उम्मीदें हमेशा ज़्यादा लगा के रखी ही हैं और हमेशा उन पे खरा उतरा है वो। आपने हमेशा देखा, इसमें ऐसी क्या बात है जो उसको टॉपर बनाती है? ये जो है हार्ड वर्क करता है और जो पूरा फोकस्ड रहता है अपनी पढ़ाई पे, चाहे वो IIT हो चाहे IAS हो, वो मैंने इसके अंदर बहुत करीब से देखा है और इससे सीखी है ये चीज़। और उससे सीख के मैंने भी उसको अपनी पढ़ाई में लाया है कि कैसे मैं फोकस्ड रहूं, कैसे मैं अपनी पढ़ाई करूं। मैंने ये सब इससे बहुत ज़्यादा सीखा है। ये अपनी मेहनत करता है और एक लक्ष्य बना लेता, मुझे करना है तो करना है, लेकिन साथ में ये गेम वगैरह TV देखना ये भी करता है। हाँ जी, मैच देखता है, सुबह पेपर होता, रात को मैच देखता है। मैं ताजुब करती हूँ पेपर कैसे देगा ऐसे करके शुरू से। और ये बचपन से ही मेहनती है, मेहनत भी करता है, बाकी लक की भी बात है। ऐसे तो था कि IAS में निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि टॉप करेगा ऐसे करके। बाकी तो क्या कोई व्रत किए थे या भगवान का नाम ले रहे थे कि रिजल्ट में अच्छा हो बेटे के लिए? मैं तो भगवान से पूजा पाठ में यही करती हूँ, मेरे बच्चों को मेहनत का रंग दो, बस आप बच्चे ने जो मेहनत की है ना उससे ज़्यादा अच्छा नंबर दो उसको, अच्छे रिजल्ट बनाओ इसका। और बाकी इसने मेहनत की है और लक की बात, और मैं थोड़ा भगवान से प्रेयर करती हूँ भाई अच्छे नंबर दे। क्या उम्मीद करते हैं बेटे से? बस आगे अपनी तरक्की करे, अच्छी अपनी जॉब जो करेगा वो अच्छे से निभाए, अपना कर्तव्य जो भी है पूरा करे। UPSC के नतीजे आ चुके हैं और उसमें राजस्थान के होनहारों का कब्जा रहा है। और चलिए सीधा चलते हैं अब हमारे सहयोगी राकेश के पास, जो कि होनहारों के साथ जुड़े हुए हैं। राकेश।
सही कहा आपने, यूपीएससी के होनार और टॉपर मेरे साथ में है और मुझे भी पहली बार ये मौका मिला है कि इन जैसे होनारों का इंटरव्यू करने का। अभी तक जिस तरह से मैं क्राइम की रिपोर्टिंग करता हूं, पहली बार मुझे मिला कि यूपीएससी के टॉपर जिन्होंने राजस्थान में पूरे देश के अंदर राजस्थान का नाम रोशन किया, और उसके बाद में ये सभी दोनों टॉपर मेरे सामने आप दर्शकों के सामने मौजूद हैं। इन दोनों टॉपरों से बात करने से पहले उनके पिता से मैं बात कर लेता हूं। सावर जी एक IAS ऑफिसर हैं और अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी आपके पास कॉल आया है और बधाई दी है बच्चे के लिए कि किस प्रकार से उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। धन्यवाद आपका। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी जो खुशियां हैं वो फूले नहीं समारी। मैं मेरी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कनिष्क ने जो नाम रोशन किया है, न केवल परिवार का वरन पूरे राज्य का नाम रोशन किया है, उसके लिए सभी की जो मित्रों की, मेरे परिवारजन की और शुभचिंतकों की जो शुभकामनाएं हैं वो काम आई हैं, और विशेष रूप से जो ईश्वर का है वो आशीर्वाद भी साथ रहा है। इसके अलावा आपकी गाइडेंस बहुत जरूरी काम आई हो, क्योंकि आप एक खुद IAS ऑफिसर हैं। बहुत बहुत कनिष्क, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना बड़ा आपने पूरे देश के अंदर राजस्थान का नाम रोशन किया और टॉप यूपीएससी के एग्जाम में आपने टॉप किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रेरणा है, एक फादर ने कभी आपको इस तरह की प्रेरणा दी कि यार मैं IAS हूं तो आप भी IAS बनना, या आप कुछ और नया करने के विचार में थे? जी फादर ने मेरे डिसीजन मेकिंग में हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। उनका हमेशा से सपना था कि मैं IAS बनूं, बट उन्होंने कभी पुश नहीं करा मुझे कि तुम्हें यही करना है। उन्होंने मुझे फ्रीडम दी कि तुम खुद से डिसाइड करो जो पाथ तुम्हें चूज़ करना है। उसके चलते मैं IIT ग्रेजुएट करने के बाद में मैं साउथ कोरिया गया, वहाँ पे मैंने काम करा, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोजर लिया। वो सब करने के बाद में मैंने खुद से दोनों को एनालाइज करा, कंपेयर करा, तब जाके मैंने मेरे फादर से एक बार वापस से कंसल्ट करा। उन्होंने फिर भी मुझे सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताए, गिनाए कि तुम अच्छे से कंसिडर करो। उसके बाद में ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूंगा। बहुत छोटी सी उम्र है और कह सकते हैं कि इस उम्र में लड़का खड़ा नहीं हो पाता है, और आप लोगों ने इतनी बड़ी सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर किया और आज आप देश के टॉपर लड़कों के अंदर शामिल है। जॉब भी की आपने इस दौरान, और जॉब करने के बाद में दोबारा देश आए, और देश में आने के बाद पापा के साथ में जब कहा तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना इस तरह के लगा कि कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छी सैलरी ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे यूपीएससी में जाने की जरूरत पड़ी? जी एक वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, वो बहुत हाई रहती है कि प्राइवेट हाई पेइंग प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई आ रहा है तो काफ़ी लोगों ने, जब मैं ये डिसीजन ले रहा था, मुझे ये वाली चीज़ बोली भी थी, बट इन माई माइंड आई वॉज ऑलवेज क्लियर कि मनी मेरे लिए कभी कोई फैक्टर नहीं है। आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क और जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे फादर ने, मेरे ताऊजी ने हमेशा रोल मॉडल वो रहे हैं मेरे, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करे हैं मेरे लिए। एंड उसको देख के मैं ज़्यादा प्रेरित हुआ कि मैं सिविल सर्विस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में आके ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, जिससे मुझे और अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। गणेश, यूथ आइकॉन बन चुके हो आप देश के लिए। हर व्यक्ति आपको छूना चाहता है, हर व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेना चाहता है। उन लोगों के लिए, उन जो अभी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, क्योंकि मैंने आज कई जगह आपके बारे में कुछ बच्चे आपसे पूछना चाह रहे थे किस तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। उन सभी बच्चों के एक जो ऑल ओवर एक क्वेश्चन है, उसका क्या जवाब आपके जहन के अंदर आता है? जी जैसे आपने कहा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम टॉप करा है तो काफ़ी लोग एज ए रोल मॉडल देखेंगे। तो मेरा हमेशा ये कोशिश रही कि मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरूं। अगर उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि खुद की क्षमताओं पे भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हार्डवर्क करते रहना चाहिए। कई लोग आएंगे, कुछ और बोलेंगे, उनसे डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप खुद की प्रोसेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम जरूर क्लियर कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप तय मानिए कि आपकी सफलता तय है। और अब क्योंकि मुझे दूसरे टॉपर के पास जाना है जिन्होंने सेकंड रैंक बनाई है, तो मुझे इस सीट से भी उठना पड़ेगा और अक्षत जैन के पास जाना पड़ेगा। अक्षत जैन एक सीनियर IPS ऑफिसर DC जैन के लड़के हैं और पिछले कई समय से इस परीक्षा में तत्पर रहे हैं। अक्षत, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार लग रहा है। अभी कल से ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही ज़िंदगी जी रहा हूँ, और बिल्कुल सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट रहेगा, और बहुत 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 अच्छा लग रहा है। कमरों में बंद रहकर पढ़ाई करना और अब एक मीडिया के सामने आना, हर व्यक्ति आपको पसंद करने लगा है कि अक्षत जैसा बनना है मुझे, है। दोनों लड़के अब हमारे सामने हैं। एक कुछ यूथ के लिए, क्योंकि यूथ आपसे बहुत प्रेरणा ले रहा है इस समय। मैं यूथ को यही कहूँगा कि जो है सबसे बड़ा प्रेरणा अगर किसी को रखना है तो खुद को रखें।
सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे आइकन्स तो हर जगह रहेंगे, हर साल नए नए आइकन्स आते रहेंगे। आप खुद पे भरोसा रखें और खुद के हिसाब से चलें, ओरिजिनलिटी रखें अपनी। मैं यही कहना चाहूँगा सब। एग्जाम के दौरान फादर ने किस प्रकार की मदद की? फादर से कई बार आपने कोई सवाल जवाब किए, जैसे कि मैंने अभी पूछा कि उन्होंने भी कई बार मोटिवेशन किया, क्योंकि फादर आपके हम काफ़ी समय से देख रहे हैं डीसी जैन साहब को वर्किंग करते हुए, क्योंकि हम पिछले कई समय से पुलिस की बीट भी देख रहे हैं। तो आपको कैसा लगा कि फादर ने एज ए फादर उन्होंने किस तरह से आपके साथ में डील किया? देखिए, मेरे पापा का जो है हमेशा मेरे अंदर जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरी प्रिपरेशन का। और उनका ये मानना रहता था कि बेटा जो भी करें, जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएं, जो है बेस्ट कर अपने हिसाब से, और मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके अलावा जो है रिजल्ट के बारे में मत सोच, अपनी मेहनत करते रहे और भगवान जो है फल अच्छा देगा। तो पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। यार उम्मीद कितनी की थी कि यार ये टॉप 2 के अंदर आ ही जाऊंगा, या क्या मतलब दिमाग के अंदर चल रहा था जब रिजल्ट आया? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी शायद ही ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये सोचता है कि या मैं जो है टॉप करूँगा, फर्स्ट लाऊंगा या सेकंड लाऊंगा। ऐसा नहीं होता। मेरी उम्मीद ये थी कि मैं लिस्ट में आऊँगा, कहीं अच्छी जगह पर आऊँगा, बट सेकंड आ पाना वो तो एक सोने पे सुहागा था। और जो है एकदम ऐसी फीलिंग जो अभी भी सिंक इन कर ही रही है धीरे धीरे। अक्षत, मतलब वो जो वीवीआईपी वाला ट्रीटमेंट होता है वो लगने लगा है कि अब मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, आने वाले टाइम में कल आप आईएएस होके फील्ड में आएंगे और एक प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़े अधिकारी बनकर आएंगे। कल आपको जिला दिया जाएगा, आने वाले समय में आप लोग इतनी प्रायोरिटीज पे जाएंगे कि आपको चीफ सेक्रेटरी तक जाने का मौका मिलेगा, और ये मान के चलिए आप। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिम्मेदारी काफ़ी रहेगी। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ये जो सर्विस है इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो मेरा यही रहेगा कि मैं जो है ये सब लाइमलाइट, ये सब फेम, वीवीआईपी स्टेटस जो आप कह रहे हैं, ये सब तो देखिए टेम्परेरी बातें हैं। ये इन चीज़ों की वजह से सर्विस में नहीं आए हैं। तो जो मेन एम है जो ये है कि अपना बेस्ट दे सके सोसाइटी को, उसको लेकर जो है आगे अब मैं सोचूंगा और उसमें ही फिर कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे सकूं। राकेश, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, रोकना नहीं, आपकी बात को जोड़ना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि न्यूज़ 18 की तरफ से आप दोनों को शुभकामनाएं दीजिए, और राजस्थान इन पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। साथ ही दोनों से जान लीजिए कि किस तरह के चैलेंजेस इन्होंने अब तक फेस किए हैं। राकेश, सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं जो है एक अपनी छाप छोड़ना चाहता हूं, और मेरा ये मानना है कि इस सेक्टर के थ्रू आप सारी दिक्कतें जो हैं देश की युवा की वो सॉल्व की जा सकती हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक फोकस अगर हम कर सके, अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर इसमें कुछ करना चाहूँगा। यही सवाल मैं सवाल कनिष्क से पूछना चाहता हूँ कि कनिष्क, आपके जहन के अंदर क्या है कि कहाँ पर, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ के अंदर चल रहे हैं, तो आपने क्या क्या परेशानियां देखी और क्या वो नवाचार है जो आप सिस्टम के अंदर करना चाहते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि सिविल सर्वेंट से पहले मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ, एंड उसके तहत मेरे ऊपर बहुत और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे करनी चाहिए। एंड बीइंग अ रोल मॉडल फॉर अदर्स एंड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द प्लेस वेयर आई एम, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं लोगों को लीड कर सकूँ कि वो अच्छे सिटीज़न बन सके, एंड जो भी बेसिक चीज़ें हैं किसी भी एरिया की वो कर सके। जैसे मूलतः मैं बोलूँगा कि कचरा फैलाना, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर लोग उसको फॉलो कर सकेंगे अपने घर में, बाहर, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप ही काफ़ी सुधार हो सकता है। या कई हेलमेट लगाना या सीट बेल्ट बांधना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर कोई भी व्यक्ति खुद से करेगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल इम्प्रूव करेगा ही। तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि जो छोटे छोटे ऐसे चेंजेस हैं उसको मैं खुद लीड करके लोगों के अंदर ला पाऊँ, ताकि फ्रॉम द बेसिक लेवल जो अपनी डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर वो बेटर इम्प्रूव हो सके, एंड उसका इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होना चाहिए मेरे साथ। अक्षत और से हमने बात की, दोनों से बात की, और मेरे साथ में सचिन भी हैं। सचिन, पिछले कई समय से आपने एजुकेशन बीट दी, ये दोनों दिग्गज यहाँ पर आपके सामने, क्या सवाल जहन के अंदर आते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं आज? देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे शिक्षा में खास करके उसका जो व्यावसायीकरण जो हुआ है, उसका कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। शिक्षा की बात हमेशा की जाती है, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हमेशा सरकारें करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है वो आम आदमी से दूर होती जा रही है। उसको किस तरह से ठीक करेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि शिक्षा सबसे पहले घर में स्टार्ट होती है, एंड छोटे बच्चों को शिक्षा देना, बहुत अच्छी शिक्षा देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर छोटे बच्चों से ही हम ये कोशिश करेंगे उन्हें अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकें,
तो वो ओवरऑल जो एजुकेशन क्वालिटी है इंडिया की वो बेसिक लेवल से इम्प्रूव होने लग जाएगी। उसके साथ साथ जो बेटर गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन एंड ये ट्राई करना कि जो भी टारगेट्स माइंड में है वो अचीव हो पा रहे हैं, साथ में बच्चों को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो पा रही है। अगर वो कर सकेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? सर मेरा भी यही मानना है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और उसके लिए टीचर्स और टेक्नोलॉजी ये दो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर फोकस रहना चाहिए। और अगर आप देखें ऐसे कहीं ग्रास रूट्स लेवल पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट उन्नयन बन का है जो बिहार में चल रहा है, तो वो लोग जो है टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव करना और जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव हैं, उनमें जो है शिक्षा एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो मेरे हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन जी, देखा आपने दोनों को, और कुछ जहन के अंदर सवाल हो, क्योंकि आप दोनों के पास में भी वक्त की बहुत वो है, क्योंकि अब घर परिवार के अंदर भी रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि हमेशा ये बात होती है, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो चाहे और अन्य परीक्षाएं हो, वहाँ जब इंटरव्यू होता है तो उसका जो वेटेज है वो कितना जो है रहता है, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम अपनी जगह है, वहाँ जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो काफ़ी हद तक उसमें मेहनत करके अच्छे नंबर भी ले आते हैं, लेकिन इंटरव्यू का रोल कितना रहता है? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि साहब रिटर्न तो पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू में रह गए। तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि इंटरव्यू के लिए जो है लोग प्रिपेयर कर सकें। वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार देखने को लगा कि मेंस क्लियर हो गई पर इंटरव्यू के अंदर नहीं रह पाया। वो जस्टिफाई किस तरह से करे अपने आप की, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी नॉलेज को किस तरह से जस्टिफाई करे, क्योंकि आने वाले समय में आप मतलब मौजूदा समय के अंदर आप जिस प्रकार से आइकॉन बन के उभरे हो, तो आपके लिए बहुत भी जरूरी होता है और आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के लिए जो आने वाले इस सर्विसेज में आ रहे हैं उनके किस तरीके के इंटरव्यू हो और बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो है गेम चेंजर होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है काफ़ी हाई स्कोर कर रहा है और कोई जो है 50-60 मार्क्स लेस स्कोर कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में जो है मेरे हिसाब से अगर आप एक बार सिलेबस ही देखिए तो उसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि ये नॉलेज के बारे में नहीं है। नॉलेज वो लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस में आपकी चेक कर चुके हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसका सारा खेल होता है और आपको जो है कॉन्फिडेंस पर अपना मेंटेन रखना चाहिए। जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स पुट अप कर रहे हैं वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी अपनी ओपिनियन रखें बट दैट शुड बी बेस्ड ऑन ए लॉजिक, साउंड लॉजिक। और उसके अलावा जो है प्रेशराइज ना होए, काम रहें। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप चाहें तो मॉक्स देकर और अपने इन जनरल बिहेवियर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ये सब सुधार सकते हैं। तो इंटरव्यू बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपका क्या मानना है इस विषय को लेकर? जी मैं कम्प्लीटली अग्री करूंगा अक्षत से कि पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पे जो आपका बेसिक बिहेवियर है वही चेक करते हैं। तो नॉलेज के लेकर कभी किसी को डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है, फैक्चुअल चीज़, और आप मना करते हैं तो मेरे हिसाब से उसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर कहीं कुछ ओपिनियन पूछी है तो वहाँ पे बीइंग एन एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपकी ओपिनियन मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली एक एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू अगर आप एक ओपिनियन दे पाएंगे तो दैट गोज़ अ लॉन्ग वे, जिससे उनको पता चलता है कि आपका बेसिक बिहेवियर कैसा है। एंड यही मैं बोलूँगा कि पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा है, नॉलेज टेस्ट इंटरव्यू में नहीं होता है। कल आपका इंटरव्यू मैंने सुना था न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर, जब हमारे चैनल के रिपोर्टर ने आपसे पूछा तो आपकी बहन बहुत उत्साहित थी। उन्होंने कहा कि अक्षत शुरू से ही इंटेलिजेंट था, शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा से वो हम लोगों को मोटिवेट करता था कि नहीं मैं कर दूंगा। इस बार क्या लगा कि अक्षत को कि वास्तव में वो टॉप कर जाने वाले हैं? जी मतलब मेरे लिए बहुत दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर मी। जब मैंने IIT JEE दिया था 2010 में, वो ऑब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मार्क्स की नॉलेज होती है कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, अंदाज़ा लग जाता है कि इतनी रैंक आ सकती है। यहाँ पे कम्प्लीटली सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उनका इवैल्यूएशन कैसा होगा बिल्कुल नॉलेज नहीं थी मुझे। तो मुझे उसी बात का डर था कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ तो कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। मैंने मेरा फुल एफर्ट दिया था सारे पेपर्स के अंदर, बट क्या वो मार्क्स में कन्वर्ट हो पाएगा इसका मेरे को ज़रा भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड जब फाइनली फर्स्ट रैंक आई तो मेरे को उसी बात की सबसे ज़्यादा हैरानी हुई थी कि फर्स्ट बार में मेरे को फर्स्ट रैंक मिल गई, तो काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। चलिए एक बार कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं और दोबारा कनिष्क के साथ में और इन दोनों टॉपर्स के साथ में, और हाल में हमारे साथ में IAS ऑफिसर सांवर जी भी हैं। यूपीएससी के परिणाम आज जारी हो चुके हैं और इस परिणाम में राजस्थान की धाक देखने को मिली है और साथ ही सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश,
हम हमारे होनहारों के लिए यही कहेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राकेश, ये जानना चाहेंगे हमारे होनहारों से कि जो विद्यार्थी बार बार असफल हो जाते हैं, फिर से सफलता का हौसला कैसे लेकर आए? राकेश। ठीक है, मैं ये सवाल, आपका जो सवाल है मैं कनिष्क से पूछ लेता हूँ। कनिष्क, स्टूडियो से भी सवाल है और मेरे जहन के अंदर पहले भी था कि मैं आपसे पूछूं कि जो लड़के, जो कि हमने पहले भी बात की, कुछ लड़के फेल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल डंप चले जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन लड़कों के लिए कि जो कई बार इस तरह से इस सिचुएशन से गुजर जाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को लार्जर देन लाइफ नहीं लेना चाहिए। ये सिंपल एक एग्ज़ाम है, उसमें अपना फुल एफर्ट देना चाहिए। अगर अननेसेसरी बर्डन लेंगे तो एफिशिएंसी इम्पैक्ट होगी एंड अपने आप परफॉर्मेंस भी बुरी होगी एंड वो फिर वो एक बुरा साइकिल बन जाता है कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता रहता है। तो ये ज़रूरी है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए एंड अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए एंड गलती से सीख के अगर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्मेंस होगा ही। तो हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट रहे। अगर सक्सेस मिली तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं मिली तो अपनी गलतियों से लर्न करके नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो कोशिश करनी चाहिए कि वो गलतियाँ वापस से नहीं दोहराएं। देश के 2 टॉपर स्टूडेंट मेरे साथ में। अक्षित, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने, क्योंकि मैं क्राइम देखता हूं तो कई बार मैंने देखा है सुसाइड की घटनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। लड़के कोटा के अंदर जिस प्रकार से बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं और वहां पर इस इतने बड़े हब के अंदर इतना डिप्रेशन हावी हो जाता है कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो बच्चे जो अभी न्यूज 18 की मार्फत से आप लोगों को सुन पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा, जैसा कि अभी बात हुई कि जो है आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा नहीं है और एग्ज़ाम है, अगर इसमें नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रास्ते बंद हो गए। इतनी सारी चीज़ें हैं आज करने को, और अगर आपको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है तो ऐसे कहीं और रास्ते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। और मेरी जो है पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, सबसे यही अपील रहेगी कि कभी भी अपने बच्चे पर इतना जोर ना डालें कि उसको ये डिसीजन लेना पड़ जाए कि भाई ज़िंदगी उसको जो है मतलब इतनी हावी हो जाए कि वो जो है उसको ख़त्म करने की सोचने लगे। तो यही है कि जो करें अपने एकदम दिल से करें, मोटिवेशन रहना चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए और अपने आप को जो है पॉजिटिव लोगों से सराउंड रखें पूरे टाइम। ये आप दोनों का जो ये वर्जन है, ये उन लोगों के लिए जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, पर आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो ये बर्डन डेवलप करते हैं, यानी कि वो फादर, वो मदर, वो टीचर, वो परिजन, वो रिश्तेदार जो बच्चे के ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको तो अब, क्योंकि आप दोनों एक टॉपर हो और बहुत कम उम्र के टॉपर हो, इसलिए आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी बताएं उन माँ बापों को जो कहीं ना कहीं अक्षर जैसा बेटा चाहते हैं। तो उन माँ बापों के लिए आपका क्या मानना और क्या कहना है? जी, मैं तो यही कहूँगा कि सारे पेरेंट्स को हमेशा उतनी फ्रीडम देनी चाहिए किसी भी बच्चे को कि वो अपना स्वेच्छा से सारे काम कर सके। कभी बर्डन फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए मैं ये चीज़ करूँ, क्योंकि वो अननेसेसरी बर्डन बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है। अगर बच्चे फ्री रहेंगे, अपनी खुद की खुशी से सारी चीज़ें करते रहेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा रहेगा। एंड मैं खुद सौभाग्यशाली रहा हूँ इसमें कि मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, सिस्टर ने हमेशा कोई भी डिसीजन था उसमें मेरा सपोर्ट ही करा है, कभी मुझे अननेसेसरीली पुश नहीं करा है। एंड मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से हमेशा बात करते रहें। उन्हें लगे कि कोई भी अगर उनको निराशा का माहौल बन रहा है, वो अगर नेगेटिव मूड में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पॉजिटिविटी उनके अराउंड थोड़ी आए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें एंड कभी कोई ऐसे अननेसेसरी बर्डन नहीं बन पाए कि वो बहुत ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लें। अच्छा, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि मौजूदा समय में आपके फादर आईपीएस ऑफिसर थे, पर जिनके फादर आईपीएस नहीं थे और वो कम पढ़े लिखे थे, और पर क्योंकि रडार पर अब आप दोनों हैं कि उन्हें भी ऐसा ही बच्चा चाहिए कि जो टॉपर करे, क्योंकि प्रेशर तो डेवलप होने वाला है, वो पेरेंट्स के लिए क्या कहते हैं? देखिए, मैं भी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आपका जो रोल है ये नहीं है कि आप अपना डिसीजन थोपें। आपका रोल है जो आपका बच्चा डिसीजन ले उसको सपोर्ट करें, और इसमें जो है आपका गाइडेंस बिल्कुल चाहिए। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पेरेंट्स जो है ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है उनका फ्यूचर इनसिक्योर रहें। तो बिल्कुल जब वो डिसीजन अपना किसी बच्चे पर डालते तो उनका रीज़न जो है वो उसके पीछे उनकी गुडविल ही रहती है। बट प्लीज़ अपने बच्चे पर इतना भरोसा कीजिए कि अगर वो अपने मन की सुनेगा तो वो ज़िंदगी में सक्सीड ज़रूर करेगा और खुश रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ पेरेंट टू सी हिज चाइल्ड हैप्पी with his life, with the work he is doing. That is very important.
समर जी, आप क्योंकि परिजन हैं और आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझते हैं कि एक पिता को, एक माँ बाप को किस तरह से बच्चों से ट्रीट करना चाहिए, उन परिजनों के लिए जो अननेसेसरी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? और सबसे पहले कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अभी आपको शुभकामनाएं दी हैं। देखिएगा, जैसा कनिष्क और अक्षत ने बताया कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चा जो है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, बच्चा क्या करना चाह रहा है उसके साथ रहना चाहिए। तो मैं सभी पेरेंट्स से अपील करूंगा कि जो भी बच्चा है उसकी सक्षमता देखें, बच्चा जो करना चाहे उसकी पूरी स्वतंत्रता दें, ताकि जो अपना अच्छा वो कर सके। अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आपको शुभकामनाएं दी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शुभ अवसर पर मेरे को शुभकामनाएं दी। इसी तरह से उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये आपके सामने ये दोनों टॉपर, और आपने इतनी देर इन लोगों से सुना और महसूस किया कि एक टॉपर कैसे बनता है, एक यूपीएससी के एग्जाम के अंदर किस तरह इसके मेहनत करनी पड़ती है, किस प्रकार से गाइडेंस लेना पड़ता है और उसके बाद में इस शिखर तक पहुंचना पड़ता है। सचिन जी मेरे साथ में मौजूद है। सचिन जी, किस तरीके का आप देखते हैं कि अब बच्चे आपके सामने हैं, टॉपर आपके सामने है, आपके जहन के अंदर कुछ सवाल आते हैं? मैं आप दोनों से एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि जो नए विद्यार्थी हैं जो इस तरह का अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रशासनिक सेवाओं में, तो सबसे पहली बात जो उनके जहन में आती है वो ये कि विषय कौन से चुने, पहला। दूसरा कि उनकी पढ़ाई किस तरह से हो, क्या उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए किसी तरह की, या जो सेल्फ स्टडी है वो काम आती है, उसके बारे में थोड़ा खुलासा करें। बिल्कुल, ये कोचिंग या खुद सेल्फ। देखिए, मैंने जो है कोचिंग नहीं ली थी जनरल स्टडीज़ की, मैंने सिर्फ अपने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी। तो मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी का इसमें जो है ज़्यादा महत्व है। और मेरे हिसाब से अगर आप कोचिंग वालों से भी पूछे जिन्होंने कोचिंग ली, वो भी ये कहेंगे कि सेल्फ स्टडी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जी राकेश, कुल मिला के आप किसी भी एग्जाम को फाइट करते हैं तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी का एक अहम रोल होता है। साथ ही एक बार फिर से राजस्थान के होनहारों को न्यूज़ 18 राजस्थान उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। और इसी के साथ नमस्कार।